हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। तो आज सिविल सूट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, या बहुत बार ये देखा भी जाता है कि एक सूट ऑलरेडी फाइल हुआ, एक सूट ऑलरेडी केस फाइल हो गया है और उसी इश्यू पे दोबारा भी केस फाइल हो जाता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट हो जाती है, जिसको अगर हम कानूनी भाषा में अगर हम बोले तो उसको रेस जुडिकेटा बोला जाता है। तो आज हम समझेंगे कि रेस जुडिकेटा कानून की नज़र पे क्या होता है, इसका मतलब क्या निकल के आता है, साथ ही साथ में ये हमारी सिविल सूट को कैसे अफेक्ट करता है। और अगर रेस जुडिकेटा कोई भी सिविल सूट में अट्रैक्ट हो जाता है, आ जाता है, तो वो एक ग्राउंड भी बन जाता है उस पूरे सिविल सूट के डिसमिस होने का। साथ ही साथ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जो रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी को भी अगर लीगल एडवाइस या अपने केस में सेकेंड ओपिनियन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप ले सकते हो उससे अपॉइंटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो केस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो केस है सुप्रीम कोर्ट का, और इस केस का नंबर है सिविल अपील नंबर 2089/2015 और अराइजिंग आउट ऑफ SLP है इसका 6919/2008। जो पार्टीज है उनका नाम है वैश्य अग्रवाल पंचायत अपेलेंट वर्सेस इंदर कुमार अदर्स रेस्पोंडेंट। ये पार्टी का नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल भी डाल दूंगी अगर आपको पढ़ना है तो। थोड़ा सा लेंथी, बहुत लेंथी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा बड़ा जजमेंट है ये। तो चलिए पहले उस जजमेंट के बारे में बात करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम कानून क्या है और इसके बारे में हम जानें। तो यहाँ पे हम दो सेक्शंस लेने वाले हैं CPC का। सबसे पहला है सेक्शन 11 जो CPC का, दूसरा जो है ऑर्डर 7 रूल 11 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 11 क्या है? सेक्शन 11 वो सेक्शन है जो रेस जुडिकेटा के बारे में बोलता है। रेस जुडिकेटा होता है, अगर एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो रेस जुडिकेटा वो होता है अगर दो पार्टियाँ A और B, इन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर में केस किया है। एग्जाम्पल ले लेते, सिंपल सा मनी सूट फाइल किया है जिसमें A ने बोला है कि B ने मुझसे 50,000 रुपया लिया है, और B के ऊपर केस फाइल करता है। केस पूरा चलता है, गवाही वगैरह हो जाती है और कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि हाँ B ने A से 50,000 रुपया लिया था और B को A को 50,000 रुपया देना है। ठीक है। अब क्या होता है, थोड़े दिन के बाद में A जो होता है वो दोबारा केस फाइल कर देता है B के ऊपर में, ये बोलते हुए कि इसने मुझे 50,000 रुपया देना है। मतलब वो सेम इशू पे वो दोबारा केस फाइल करता है। तो अगर वो सेम इशू पे सेम पार्टी के साथ सेम केस फाइल करते हो तो वो रेस जुडिकेटा अट्रैक्ट करता है। सीधा सीधा क्या होगा, जब वो जो भी दूसरा जो केस फाइल होगा वो रेस जुडिकेटा के तहत में वो डिसमिस हो जाता है। ये डिसमिस किसके अंदर में होता है? ये डिसमिस होता है अपना ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत में होता है, क्योंकि अपना ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ CPC जो है वो बहुत क्लियरली बोलता है कि कोई भी केस जो बार्ड बाय लॉ होता है, जिसमें रेस जुडिकेटा भी इंक्लूडेड है, वो केसेस आप दोबारा फाइल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि अगर हम सेम केस लेते हैं, मैंने पहले जो केस फाइल किया था वो 50,000 लेने के लिए फाइल किया था, लेकिन मैंने जो दूसरा केस फाइल किया है B के ऊपर में, मैंने वो 50,000 के ऊपर में जो इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए था, जो इंटरेस्ट मैंने क्लेम नहीं किया था पहले केस में, वो केस मैं दूसरे केस में फाइल कर रहा हूँ, तो क्या वो रेस जुडिकेटा को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें वेरिएशन थोड़ा सा हो गया है। वो जो पहला जो ऑर्डर था उसमें कहीं पे भी इंटरेस्ट की बात नहीं की गई थी, गवाही में भी कहीं पे भी इंटरेस्ट की बात नहीं आई थी, ना ही जजमेंट में कहीं पे इंटरेस्ट की बात की गई थी। खाली ये माना गया था कि हाँ 50,000 रुपया लिया गया है और 50,000 रुपया वापस करें, विथ इंटरेस्ट पेमेंट करें, ये भी कहीं नहीं लिखा है। तो क्या ये जो दूसरा केस है जो मैंने इंटरेस्ट के लिए डाला है, ये रेस जुडिकेटा को अट्रैक्ट करेगा? द आंसर इज नो, ये रेस जुडिकेटा को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉज ऑफ एक्शन जो हो गया, मैंने इंटरेस्ट की बात की है ना, सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन हो जाता है। और यही बात कहीं ना कहीं इस जजमेंट में भी बोली गई है। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि रेस जुडिकेटा का मतलब होता है कि जब दोनों पार्टी पास सेम होना चाहिए, जो केस है वो भी डिट्टो सेम होना चाहिए, वो केस में आपका अंत तक जजमेंट आ जाना चाहिए। कहाँ पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा? जहाँ पार्टी सेम है लेकिन कहानी भी सेम है, लेकिन जो पहला जो केस था वो डिसाइड ही नहीं हुआ था, वो डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया था क्योंकि पार्टी कोई अपेयर नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे क्या बातें डिसाइड हुई थी?
नहीं हुई थी, तो क्या रेज जुडिकेटा अप्लाई होगा अगर मैं दोबारा केस फाइल करती हूँ? द आंसर इज नो। इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉज भी है। तो ये मैं सिंपल सा समझाने की कोशिश की आपका ऑर्डर 7 रूल 11 जो रेज जुडिकेटा के बारे में बोलता है। चलिए अब हम आते हैं इस जजमेंट के ऑपरेटिव पोर्शंस पे। यहाँ पे जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो पैरा 21 से 24 तक अगर हम जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे बोला गया कि ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द कोर्ट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन। यहाँ पे बोला गया कि बार्ड बाय लॉ है, लेकिन ये जो बार्ड बाय लॉ जो है इसका जो एप्लीकेबिलिटी है ये बहुत ही लिमिटेड है। बहुत सोच समझ के इसको आप यूज़ करोगे। आगे एक एक्सप्लेनेशन इसमें आता है, इट मस्ट बी शोन दैट द सूट इज बार्ड अंडर एनी लॉ, सच अ कंक्लूजन मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द अवर्मेंट्स मेड इन द प्लेंट। Different clauses in Order 7 to 11 in our opinion should not be mixed up. Whereas in a given case, an application for rejection of the plaint may be filed on more than one ground specified in various subclauses thereof, a clear finding to that effect must be arrived at what would be relevant for invoking clauses of Order 7 to 11 of the Code. Are the amendments made in the plain? For that purpose, there cannot be any addition or subtraction. Absence of jurisdiction on the part of a court can be invoked at different stages and under different provision of the code. Under Order 7 Rule 11 of the Code is one, Order 14 Rule 2 is another. Para 22 मैं एक साथ पढ़ देती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी क्योंकि सब एक साथ जुड़े हुए हैं. For the purpose of working Order 7 Rule 11, no amount of evidence can be looked into. The issue and merit of the matter which may arise between the party would not be within the realm of court at that stage. All issues shall not be the subject matter of an order under the said provision. After so stating, while proceeding they deal with the concept of res judicata, the court opined the principle of res judicata when attracted would bar another suit in view of section 12 of the code. The question involving a mixed question of law and fact which may require not only examination of the plaintiff but also other evidence, and the order passed in the earlier suit may be taken up earlier as a preliminary issue or at the final hearing, but that said question cannot be determined at that stage. It is one thing to say that the amendments made in that plaint on the face disclose no cause of action, but it is another thing to say that although the same disclose a cause of action, the same is barred by a law. तो अगर इसको मैं क्रस करूँ, सिंपल समझाने की कोशिश करूँ कि जब भी हम रेस जुडिकेटा ग्राउंड लेते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 में कि दिस इज बार्ड बाय द लॉ बिकॉज ये रेस जुडिकेटा पहले भी केस हुआ है, तो खाली वो एक सिंपल अवर्मेंट्स लेकर आप केस को बार्ड नहीं कर सकते हो, रेस जुडिकेटा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। मतलब ये कोर्ट को बोला गया है, तो कोर्ट को क्या क्या देखना रहेगा? कोर्ट को देखना रहेगा प्लेंट, जो पहले वाला जो केस जो फाइल हुआ था उसका प्लेंट को वो चेक करे, उसके पूरे एविडेंस को चेक करें, उस केस के पूरे एविडेंस को। खाली अब जजमेंट के बेसिस पे आप रेस जुडिकेटा है करके नहीं बोल सकते हो, आपको पूरा प्लेन पढ़ना चाहिए, आपको पूरा उसका एविडेंस को पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्लेन एज इट इज़ है, डिट्टो ए टू जी सारे सब एक ही बातें लिखी गई हैं, एक ही चीज़ें लिखी गई है, तब आप बोल सकते हो। कॉज ऑफ एक्शन अब सेम है, सेम होना और सिमिलर होना में डिफरेंस हो जाता है। क्या दूसरे केस में कुछ एडिशनल कॉज ऑफ एक्शन डाला गया है या सेम टू सेम पहले वाला सा है, ये सब आप चेक करोगे, उसके बाद में ही आप ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन में आप केस को डिसाइड करोगे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो अब तुरंत के तुरंत उस एप्लीकेशन को आप डिसाइड नहीं करोगे, वो फिर आगे आप गवाही कराओगे, गवाही कराने के बाद में ही तब आप जाकर उस फैक्ट को आप डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे ये जो केस था, जिस केस का मैंने कॉस्ट सेटल दिया था, इस केस में यही बात होती है। यहाँ पे पहले केस फाइल हो गया था, ये ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर बात हुई थी, तो केस डिसाइड हो गया था। उसके बाद में दोबारा से पंचायत ने केस डाला था इनके अगेंस्ट में, और यही वहाँ पर रेस जुडिकेटा की बात निकल कर आई थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पहला जो केस डिसाइड हुआ था और अभी का जो केस फाइल हुआ है, इसमें जो कॉज ऑफ एक्शन है ये चेंज है, ये अलग अलग है। जो पहला फाइल किया वाला का कॉज ऑफ एक्शन अलग और अभी का जो फाइल किया गया इसका कॉज ऑफ एक्शन अलग है, इसीलिए ये रेस जुडिकेटा के ग्राउंड को अट्रैक्ट नहीं करता है, इसीलिए ये ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत भी डिस्मिस नहीं हो सकता है। तो व्यूअर्स मैं यही बोलूँगी कि जो सिविल के जो केसेस होते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो जब भी हम कोई ग्राउंड लेते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 का, तो हमें उसका अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो समझिए थे कि इस केस में ऑर्डर 7 रूल 11 का एक रेस जुडिकेटा ग्राउंड लिया गया था और ये बात होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। आप समझिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो ऑलमोस्ट 4-5 साल तो बस ये एक एप्लीकेशन को डिसाइड करने में निकल गया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी एप्लीकेशन डालें उसको अच्छी तरह से समझ के बूझ के
किस रीज़न से हम डाल रहे हैं, क्या है, वो समझ कर ही हमें एप्लीकेशन डालना चाहिए। तो आई होप यू बस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।